सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमेशा की तरह हमारी कुछ खास चर्चाओं में जहाँ आप देखते होंगे कि लगातार कुछ न कुछ राजनीतिक विषयों को लेकर के जो है तो चर्चाएं चलती हैं। तो आज जो चर्चाओं का विषय है हमारा, कहीं ना कहीं पर आपको पता है कि अगर हम अनूपपुर ज़िले की बात करें, अनूपपुर ज़िले का एक अलग ही इतिहास रहा है। चुनाव का एक समय और चुनाव की जो स्थितियाँ थी, लगातार कई विधायकों का आना जाना, सत्ता परिवर्तन और आज वर्तमान की सरकारों को लेकर के जो है तमाम कई तरह के ऐसे सवाल जवाब हैं जो हमारे सामने आज प्रश्न चिन्ह की तरह खड़े हैं। दूसरी तरफ एक अहम प्रश्न ये उठता है कि आज तक हमारे जो भी चाहे विधायक रहे हों, सांसद रहे हों या फिर किसी भी क्षेत्र के जो नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हों, तो उनके जो काम करने के तौर तरीके थे वो किस तरह के क्या थे और कितना जो है तो लोगों ने अपनी क्षमता से काम किया। तो कहीं ना कहीं पर राजनीति पर एक प्रश्न चिन्ह तो बनता है कि आखिर इन लोगों ने किया क्या है आज तक। तो आज हमारे साथ इस खास चर्चा में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विजय सिंह जी हैं। आपको बता दूं कि कम्युनिस्ट से हैं, लेकिन राजनीति का एक अनुभव, जो राजनीति का अनुभव था आज वो सबसे अलग है, क्योंकि इन्होंने एक उस समय से लेकर के आज तक की जो भी जानकारियाँ बटोर रखी हैं, चाहे जनता से जुड़ी हुई हों या फिर राजनीतिक दलों से। विजय सिंह जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि देखिए, एक तो आप ट्रेड यूनियन के नेता भी होते हैं और ट्रेड यूनियन के नेता होने के साथ आप लोगों ने जो है तो जनता के बीच भी समय दिया और लगातार कहीं ना कहीं पर कम्युनिस्ट में भी अपनी सरकार रही हो या ना रही हो, लेकिन अपनी अहम भूमिका पर थी। तो कम्युनिस्ट के द्वारा जब कांग्रेस की सरकार थी 1970-75 का जो 80-85 का जो एक दशक था, उस समय पर जब आप प्राइवेटकरण की ओर होते थे, जो जिसे हम आज निजीकरण कह रहे हैं, और उस दशक में कैसा परिवर्तन आप लोगों ने लाया? सबसे पहले तो राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत आभार। स्वागत तो नहीं कहूँगा, घर में जब कोई आता है तो स्वागत तो करना ही है। आभार इस बात के लिए करता हूँ कि आप एक सुदूर ग्रामीण अंचल नगर पालिका परिषद बिजली के वार्ड क्रमांक 1 मोहारी में आप आए और ये अपने नेटवर्क के माध्यम से मुझे इस क्षेत्र का, सिर्फ वार्ड का नहीं, सिर्फ मेरे वार्ड का नहीं, मुझे इस क्षेत्र का जो आपका एक सवाल है, बड़ा व्यापक सवाल है, पूरा दिन भर जवाब दूँ तो कम है और आपने पर्याप्त सवाल कर दिया है। आपका पहला सवाल है कि आप ट्रेड यूनियन भी चलाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के आप लीडर भी हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपकी इस चैनल के माध्यम से हमें आपको देख रहे हैं, मैं उन सबको लाल सलाम करता हूँ। मैं समस्त कॉमरेड साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि राजकुमार शर्मा जी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से ट्रेड यूनियन क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मैं अपने सरनेम में बना के रखा हूँ, विजय सिंह बघेल CPI मैं लिखता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उसका एक विंग है, मजदूर संगठन है AITUC एटक। पूरे हिंदुस्तान में हर कल कारखानों में मजदूरों के एक मजबूत संगठन है मजदूरों का, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक बहुत बड़ा सहयोगी ट्रेड यूनियन संस्थान है। मैं इस ट्रेड यूनियन में, इसका उदय 1920 में हुआ एटक का, और जब उन दिनों में हुआ जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और कांग्रेस पार्टी के उदय के बाद 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बाद अगर कोई संस्था आई तो AITUC ही थी, वामपंथ विचारधारा की। उस समय CPI भी नहीं थी, और उस आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा करने वाली ये संगठन है जो मजदूरों के बीच में, हमारे संस्था से निकले R वेंकट रमन जो इस देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, मजदूर संगठन से निकले थे वो। और इस तरह से वो 1920 के 25 के बीच में जब आज़ादी की लड़ाइयों में हमारे सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी अपनी। मैं बताऊँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि सरदार सोहन सिंह खन्ना, नक्षत्र मालाकार, ये आज़ादी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा दिनों तक अपने आप को जेलों के अंदर बिताए हैं। इनसे ज़्यादा कोई जेल में नहीं रहा है। आज कोई कुछ बता दे, मैं किसी भी दल का नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी कुछ नहीं, इतिहास ये गवाह है इस बात का। दूसरी बात, हम जब 20 से 25 के बीच में जाते हैं, जो हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास दर्ज नहीं किया जाता था, तो फिर वहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक दल का गठन किया 1925 में, और फिर वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में हम आज़ादी के आंदोलन में गए, और गए वही लोग थे जो AITUC में काम करते थे और वही राजनीतिक दल में चले गए। चलता रहा। ट्रेड यूनियन का काम जो है बहुत व्यापक में है, और संगठन, अब आपने कहा कि ये निजीकरण से शासकीकरण में कैसे गया, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब कई बार बहस का मुद्दा जब बनता है तो उस समय पर लोग एक सवाल खड़ा करते हैं कि कांग्रेस ने
किया। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ विश्वकर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से कि होता क्या है, खाना बनाना जब घर में रसोईया जो है उसका नाम नहीं होता कितना अच्छा खाना बनाए। बोले यार विजय सिंह के यहाँ गए तो अच्छा खाना मिला, पर रसोईया का नाम नहीं होता, नाम किसका होता है? विजय सिंह का। वही हाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का योगदान इस देश के अंदर कल कारखानों को बचाने में कितना है मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जब 1952 से लेकर के अब 67 तक विपक्ष का रोल अदा करती थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और जब शास्त्री जी के पंडित नेहरू जब चाइना वार हुआ उसमें सदमे में आए, बीमार रहने लगे, 27 मई 1964 को जब पंडित जी का देहांत हो गया तो उनके मतलब उत्तराधिकारी के रूप में शास्त्री जी आए, जबकि उन दिनों ने मोरारजी देसाई पंडित जी के मंत्रालय में वित्त मंत्री हुआ करते थे, सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते थे कांग्रेस में। और जब उनको मोरारजी को लगा कि अब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा पंडित जी के मरने के बाद, और जब उनका नंबर नहीं लगा शास्त्री जी बन गए तो बहुत क्रोधित हो गए। वो मोरारजी अपने आप को बचा नहीं पाए, फिर भी बने रहे कांग्रेस में। शास्त्री जी अचानक मौत हो जाती है ताशकंद समझौते में, उस पर मैं नहीं जाना चाहता। फिर इसके बाद जब शास्त्री जी मर गए तो मोरारजी को लगा इस बार तो मैं प्रधानमंत्री बन के रहूँगा, अब कोई दूसरा है नहीं। लेकिन वहाँ भी क्या होता, इंदिरा जी आ गई। तब मोरारजी को लगा कि नहीं अब इसमें रहना बेकार है और कांग्रेस से विघटन हो जाता है। तत्कालिक दिनों में, उन दिनों की बात है जब के कामराज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। और जब इंदिरा जी के बनने के बाद सारे लोगों ने इंदिरा जी के खिलाफ, कांग्रेस इंदिरा जी के खिलाफ, और यहाँ तक कि मैं बताऊँ आपको उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई के कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस की सदस्य ही नहीं रह गई इंदिरा जी, अब प्रधानमंत्री है, सरकार गिरने को है। तब ये भाग के आई वामपंथियों के पास कि हमें आप बचाइए, हम पर्याप्त संख्या बल में हुआ करते थे उस जमाने में। हमारे लोगों ने ज़्यादा सोच विचार किया, इंडस्ट्रीज़ के हम हिमायती थे, हम खेतिहर मजदूरों के हिमायती थे, हम किसानों के हिमायती थे, हम नौजवानों के हिमायती थे। इन सारी बातों को ध्यान में रख कर हमने शर्त बना के दिया, इन शर्तों में हम आपको, उन दिनों में पूंजीपतियों के यहाँ से मिलता था वो पैसा, किसानों को ज़्यादा ब्याज लेते थे, उपज होता नहीं था, खेतियाँ बिक जाती थी, पशु गाय बैल बिक जाते थे। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का सबसे पहला हमारा दबाव हुआ। दूसरा दबाव हुआ पब्लिक सेक्टर को आप शासकीकरण करो, तब मजदूरों को दशा और दिशा सुधरेगा। और तमाम सारी बातें थी, कई बातें थी। लेकिन जैसे ही हम उनको सपोर्ट किया, 69 में 1969 में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसलिए हुआ कि किसानों को कम दर पर ब्याज मिलेगा, खेती सुदृढ़ होगी। हमारी मानसिकता थी, हमारे पार्टी की विचारधारा में है, कांग्रेस को किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा, इस देश का अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो जब कृषि मजबूत होगा तो देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि अब इंदिरा जी को ये लगा, बहुत प्रताड़ित थी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का नामकरण हो गया इंडिकेट सिंडिकेट। अब इनको लगा कि सरकार तो बच गई है, सरकार तो चल रही है, लेकिन मेरी सरकार कब तक रहेगी। 72 में फिर चुनाव आ रहा है, 67, 5, 72 में चुनाव आ रहा। उन्होंने एक नारा दिया हिंदुस्तान से, क्या, गरीबी हटाओ। इंदिरा जी ने एक नारा दिया, चूँकि सशक्त मजदूर और दावेदार इनके सहयोगी मिल गए थे, निश्चिंत हो गए थे कि मेरी सरकार चल जाएगी। फिर क्या हुआ, 72 का चुनाव, इंदिरा जी अब देखे कि गरीबी हटाओ का नारा बड़ा पॉपुलर हुआ इस देश के अंदर, लोगों को लगा गरीबी हट जाएगी। तो जब देखे मेरी लोकप्रियता बढ़ रही है, सर्वे कराया उन्होंने, तो 72 का चुनाव उन्होंने 1 साल पहले करा दिया, 71 में करा दिया। अब भारी बहुमत से चुनाव जीत के आई। उस समय हमारा समझौता हुआ इंदिरा जी से कि आपकी सरकार बने तो, हमारे सहयोग से सरकार बने तो कोयला खदानों को और पब्लिक से तमाम निजीकरण जो तमाम है उनको सबको शासकीकरण करना है। इंदिरा जी शर्त को मानी और मोहन कुमार मंगलम को कांग्रेस कम्युनिस्ट से कांग्रेस ज्वाइन कराया गया। और फिर जब 71 में सरकार बनी कांग्रेस की, तो उसमें उनको कोयला मंत्री बनाया गया और फिर कोयला का निजीकरण हुआ। आज का हालात आप देख लीजिए और पुराना इतिहास आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि लोग काम छोड़ के भाग जाते थे और आज लोग आज आके खड़े हैं लाइनों में, हमारी नौकरी कोयला खदान में लगवा दीजिए। ये परिवर्तन कम्युनिस्टों ने दिया है। कांग्रेस किस मुँह से बोलती कि हमने कर दिया, सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री थे उनका। तो आज तो समय है ना इनका, आप बोले नहीं, वो तो चले गए सब, वो सब चले गए जो समझते हैं। आज ना समझ लोग इस तरह की बात करते हैं जो कांग्रेस के इतिहास में, कांग्रेस में रहते हुए नहीं जानते। कांग्रेस का इतिहास क्या है
कांग्रेस के लोग नहीं जानते, वो ये बात करते हैं कि ये कांग्रेस के। आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वनाधिकार कानून का पट्टा, आप बहन बेटियों के पिता की संपत्ति पर अधिकार, और ये मनरेगा, ये किसने लागू कराया? यूपीओ 1 में जब हमारी सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह को सपोर्ट करती थी, हमारा एजेंडा ही ये, हमारा एजेंडा है। चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार प्रसार पर भरोसा नहीं करती, अपने मुंह अपनी पीठ अपना नहीं थपथपाना चाहती, इसलिए कांग्रेस के लोग इसको ज़्यादा गाते हैं, ज़्यादा बजाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। अब भारतीय जनता पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं सकती। उसने जब मनरेगा लागू करवाया गया तो उसने पानी पी पी करके लोग गाली दे रहे थे, ये मनरेगा है, लोगों को मजदूर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ठीक है भैया, आपकी सरकार आएगी, आप साहब बना दिया। हमारे लोगों की सोच थी कि कम से कम जब 4 महीना खेती करता है किसान, तो 6 महीना 8 महीना बेरोजगार रहता है, तो कम से कम 3 महीने का तो काम दो, 3 महीने का काम दो। उस 3 महीने की योजना को कार्यान्वित किया, और उसी राह पर आज उसी राह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, और वो भी नहीं कर पा रहे हैं। न मनरेगा को ख़त्म कर पा रहे हैं, न मनरेगा को जीवित करवा रहे हैं। हाँ, मनरेगा के तहत एक लंबा चौड़ा व्यापक स्तर पर उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार हुआ है। मनरेगा में पुलिया बनता है, मनरेगा में सड़कें बनती हैं, मनरेगा में तालाब बनते हैं। आप चले जाइए, इस कदर का एक पोस्टमार्टम कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह की सरकार में। स्वच्छ मुक्त भारत हो गया घोषणा ना। आप चलिए मेरे साथ राजकुमार जी, मैं 10-25 गांव में घुमाता हूँ। अगर एक गांव में कहीं स्वस्थ शौचालय मिल जाए तो बाकी के जो बचे हुए होंगे मैं अपने पैसे से बनवा दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, ये भाजपाइयों को आपके चैनल के माध्यम से। तो देखिए क्या है, कहीं ना कहीं पर अभी थोड़ा सा, क्योंकि अब ये तो देश की चर्चा थी, अब देश से थोड़ा नीचे की अगर और हम जब आते हैं, जैसे हम विधानसभा को लेकर के, देखिए क्या है कि आज विधानसभा चुनाव को लेकर के जो एक स्तर देखा जा रहा है, यहाँ पर गुटबाजी का दौर, ठीक है, और इसको कोई भी पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि अपने मुँह से विरोध तो कर नहीं सकते। कहीं ना कहीं पर अब विकल्प की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि आज जैसे कोतमा विधानसभा सामान्य सीट है, और सामान्य सीट का एक आपको भी सिस्टम पता है, तमाम कई दावेदार हैं, और माहौल आपको पता है कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर किसी एक को टिकट मिलती तो 2 गुट नाराज, उनमें से किसी एक को मिली तो फिर भी विरोध। क्या विकल्प क्या बचा फिर? विश्वकर्मा जी एक हमारे कॉमरेड आया करते थे, तो वो कहा करते थे कि जनसंघी अनुशासन भंगी। समझ गए ना आप? जो अनुशासनहीन हो वो अपने दल में क्या अनुशासन करेंगे, और कांग्रेस में तो कभी अनुशासन रहा ही नहीं। सत्ता और संगठन दोनों में कब्जा एक व्यक्ति का, सत्ता और संगठन एक ही व्यक्ति का। अलग अलग कैसे हुआ कि अगर कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो 2 में से एक पद में रहेगा, या तो प्रधानमंत्री रहेगा या कि फिर अध्यक्ष रहेगा। ये कब से शुरू हुआ? ये बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तब से एक व्यक्ति एक पद, एक व्यक्ति एक पद, तो सारे लोगों ने उसको स्वीकार किया। अब आज चल रहा है इतना अनुशासनहीनता, जिसके चलते विकास होम हो गया। हर नेता गली कूचे, गली मोहल्ले में कौन कौन से मंडल कमंडल क्या क्या बन गए, सबके अध्यक्ष, कौन कौन सा मंडलम कमंडलम कांग्रेस में भी बनने लगे। आप देख लीजिए, कांग्रेस को जनता जिताना चाहती है, स्वाभाविक है। सिंपैथी जब आदमी जब कोई मरने लगता है तो विरोधी भी आके बोलता है कौन से ऐसा दवा ला के दे दूँ मैं इसको कि ये कारगर हो जाए, इसका जीवन बच जाए। आज लोग चाहते हैं, ऑक्सीजन का दौर चल रहा है कांग्रेस के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको डेकाडार्न चाहिए, जनता देना चाहती है। लेकिन इसके पार्टी, इसके इनके दल में, कांग्रेस में रहने के जो नेता हैं, अपने आप को स्वयं घोषित, जनता घोषित नहीं किया इनको, ये स्वयं घोषित नेता हैं ये जो कांग्रेस में अब देख रहे हैं कोतमा विधानसभा में। ये जनाधार विहीन नेता है। जितने नेता कांग्रेस में हैं, अपना वार्ड कोई चुनाव जीत के आया हो तो मुझे बता दे, अपना वार्ड जहाँ वो रहते हैं, तो दूसरे का ठेका लेंगे चुनाव जिताने का? आप ठेका ले सकते हो, क्योंकि आप ठेकेदार हो। किसके? पुल के, सड़क के, भवन के। तो ठेकेदारी सब जगह फिट होती है, वहाँ भी ठेके, राजनीति में भी ठेका ले लोगे, आप जिता दोगे। पहले आप तो बताओ, आप जहाँ रहते हो वहाँ सर्वे करा लो कि आपके पक्ष में कितने वोटर हैं। लेकिन नहीं,
नेता हम ही हैं। जो हमारे साथ रहेगा हम उसको टिकट दिला देंगे, जो हमारे साथ रहेगा उसको हम जिता देंगे। ये कॉलर उनका, ये हाथ उनका, चाहे वो कुछ भी किसी स्टाइल में बात करें, ये इस समय ये चल रहा है। अहंकार है, जानकारी नहीं है, कोई जानकार नहीं है, अहंकार है। और कोतवा विधानसभा की क्षेत्र की जनता को जो डुबाने जा रही है, अहंकार डुबाने जा रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, वो सब अपने अपने अहंकार में हैं। मैं 20 तुम 19 इस बात को लेकर के चल रहे हैं, इसी में सबसे बड़ा नुकसान है। अब रहा सवाल आपका विकास होगा कहाँ से? विकास जो ठेकेदार हैं, विकास तो देखिए आज तक पैदा नहीं हुआ ना। 2013-14 में ना एक वो दिया गया था, सपना दिखाया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कि मैं विकास करके बताऊंगा। तो लोग आजकल तो नेहा सिंह राठौर तक गाने बनाई है कि आज तक विकास ही पैदा नहीं हुआ है। कैसा विकास आप ये बताइए? 20 लाख का पुल बनता है, कोई सबसे बड़ा दोषी अगर मूल्यांकन अधिकारी है जो कोतवा जनपद में बैठ करके मूल्यांकन करता है 20 लाख के पुल का 20 लाख, कैसा बना, क्यों बना, नहीं बना, कुछ नहीं। दूसरा दोषी मैं मानता हूँ जनता को, जिसके क्षेत्र में काम होता है। जनता चाहती है बिना काम किए मेरा हाजिरी भर जाए। मनरेगा के तहत मेरा जॉब कार्ड रख ले सेक्रेटरी, हाजिरी भर दे, इसमें 1 महीना काम चला तो 15 दिन का हाजिरी दे दे मेरे को, मैं घर बैठे ले लूँ। वो भी दोषी है कि नहीं है? अगर आप खड़े हो जाओ, वार्ड के लोग, गांव के लोग, मोहल्ले के लोग, कोई भी ठेकेदार आ जाए, बाहुबली आ जाए, गिट्टी सीमेंट रॉड, क्या क्वांटिटी है आपका? इंजीनियर कहाँ है? अरे साहब मैं बताऊं, करोड़ों करोड़ का काम चल रहा है, कभी इंजीनियर साइड नहीं जाता, कभी मसाला नहीं देखता, सीमेंट का क्वालिटी नहीं देखता। जनता भी दोषी है। अकेले नेता तो मौका तलाशता है मुझे मिले। देखिए कहीं ना कहीं पर ठीक है कि अभी तक तो ये था कि ठेकेदार और विकास और नेता, लेकिन ये जैसे जो अगर आज कई जगहों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, मैंने कहा ना कि 3 लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आज दावेदारी करते हैं, उनका नाम सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन विकल्प के तौर पर जो है, देखिए क्या एक कार्यकर्ता होता है, आप लोग भी किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। अब आपके पास ऐसे अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा तो आप फिर कुछ न कुछ विकल्प भी तलाशेंगे। विकल्प क्या हो सकता है? देखिए विश्वकर्मा जी, हमारे दल में कोई नेता नहीं होता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में जब आप कभी किसी बैठक में जाइए, सम्मेलन में जाइए, तो हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जहां मैं प्लेट लिए खड़ा हूं, मेरे पीछे अगर वो आया है तो पीछे खड़ा रहेगा, आगे नहीं जाएगा। हमारे यहाँ सिस्टम है, समझ गए ना? जहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, वहाँ की अगर आप बात मुझसे पूछना चाहते हैं कि ये विकास कैसे होगा, विकास तो होएगा ही नहीं। पैसा, बजट खर्चा होगा, बजट निकल जाएगा, पर विकास नहीं दिखा। विकास आपको सड़क से सड़क जोड़ना है, आपको गांव से गांव जोड़ना है, आपको वार्ड से वार्ड जोड़ना है, आपको जनता से जनता को जोड़ना है। वो विकास होना चाहिए जो दिखाई दे। और उत्तम सड़क, उत्तम पुल, उत्तम, मैं बताऊँ आपको, जो वार्ड जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये काला पानी हुआ करता था। 2 मिनट चाहूँगा आपसे इस गाँव का इतिहास बता दूँ। चारों तरफ से नाला घेर के बैठा हुआ है। हम लोग जब पढ़ते थे तो मालूम है, यहाँ एक बस्ता टंगा लेते थे और हाफ पैंट को कंधा में रख लेते थे, चप्पल को भी कहीं जोड़ सोचते थे कि कहीं रख लें, कोई रास्ता था ही नहीं। और किस कदर हम लोग पढ़े हैं बिजली जा कर के, हम जानते हैं। हमने जब होश संभाला तो हमारी एक ललक थी कि अच्छी सड़क हो जाता, हमारे यहाँ भी अच्छा सड़क हो जाता, आने जाने को हो जाता, लोग मौहरी को भी जानने लग जाते, इसको बाइकाट कर देते थे। मौहरी, अरे ये तो काला पानी है। फिर देखिए मैं विद्यार्थी जीवन से ही समाजवादियों, मेरा सोच ही, मेरा विचार ही समाजवादी था। और इत्तेफाक से, संयोग से मुझे जुगल किशोर गुप्ता जी का नेतृत्व मिल गया। 1975 में मीसा लगा, देश में मीसा लगा। जब जुगल किशोर जी अंदर चले गए, बहुत सारे नेता चले गए। हम उनके नाम से, जुगल किशोर जी को मैं देखा नहीं था, चूँकि वो चले गए थे वकालत करने शहडोल, मेरे गाँव के थे, मैं नाम सुना करता था, मैं उनके नाम से उनसे जुड़ गया। और जब वो छूट के आए तो बिजली में मेरी मुलाकात हुई, मैंने बताया मैं बिजली से, मौहरी से ये हो बड़ा प्रभावित हूँ, और फिर मुझे वो अपने कार्यकर्ता के रूप में मुझे स्वीकार किया। मैं जनता पार्टी का पहला चुनाव हुआ 77 में, जनता पार्टी का 75 मीसा के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ कांग्रेस के खिलाफ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बने। तो हमारा पहला प्रत्याशी हुआ दलपत सिंह परस्ते लोकसभा का 77 में। मैं 20 साल का था, मैं जनता पार्टी के एजेंट बना। पोलिंग सेंटर में
थानगांव हुआ करता था, और मेरा कांग्रेस के एजेंट से विवाद हो गया। और बड़े कद्दावर अच्छे बड़े व्यापारी का वो रिश्तेदार था, मारवाड़ी था, और वहाँ मेरा विवाद हुआ। विवाद मारपीट पे हुआ, सब कुछ हो गया। मेरे खिलाफ़ बड़ी मीटिंग चली। मैं 20 साल का था, नया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था, मुझे तो सिर्फ गर्म खून था। और बड़ी मीटिंग चली, सब कुछ हुआ। अगर रिजल्ट फेवर में नहीं आया होता तो हो सकता है मेरे खिलाफ़ मुकदमा हो जाता, लेकिन प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह हमारी सरकार बन गई, मेरे खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं तब से हूँ 75 से गुप्ता जी के साथ में। मैं समाजवादी सोच रखता हूँ, मैं समग्र विकास की बात करता हूँ, मैं जन जन का विकास चाहता हूँ, मैं व्यक्तिगत विकास नहीं चाहता। मेरी सोच थी कि मेरा वार्ड कैसे उभरे इस काला पानी से, लोग जाने इसको अच्छे वार्ड के रूप में। अकेले उन दिनों में मेरे गांव में इतना सघन बस्ती भी नहीं था, इतनी अमीरी भी नहीं थी जो आज देख रहे हैं आप, और लड़के भी नहीं थे। मैं क्या किया, एक कदम पर कदम मेरे गांव का ये करके, तो मनसा फली जी उन दिनों में अध्यक्ष हुआ करते थे, नॉमिनेटेड। मनसा फली जी के नाम आप सुने होंगे, कांग्रेस के अच्छे नेता थे, अभी भी हैं। तो उनसे मैंने कहा कि कुछ ऐसा तो कर दो कि हम लोग आने जाने का लायक तो हो जाए। तो मेढ़ था, कहीं मैदान था ही नहीं, तो वो गिट्टी उट्टी गिरवाना शुरू कर दिए। तो उसमें उन दिनों मेरे पास बुलेट थी, 83 में बुलेट ले लिया था मैं। अब आने जाने का रास्ता नहीं, बुलेट तो ले लिया। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे आना जाना, ये पार तोड़ो ये खेत तोड़, चलता रहा। इतने में 79 में गुप्ता जी जब ये 77 में विधायक हुए अनूपपुर से, तो 79 में हमारे भक्ता पंचायत को, जिसे मौहरी शामिल था, नगर पालिका बिजली में मिला दिए। हम नगर पालिका में चले गए 79 में। अब ग्राम पंचायत में कोई बजट नहीं था, और जब 79 में उधर गए तो उधर भी कोई बजट नहीं है, और सरकार भी ऐसे ही है। चलता रहा। मैं 1994 में थोड़ा सा देखिए समय लूँगा आपका मैं, फिर आप दोबारा आओगे नहीं, मैं जानता हूँ, मैं आज छोड़ूंगा नहीं आपको। 1994 अगस्त 1994 में हमारे यहाँ ACCL के एक वो सावन सम्मेलन, महिला सम्मेलन जो होता है कॉलोनियों में, तो पूरे ACCL का रखा गया था इस ग्राउंड में, बिजली कॉलोनी ग्राउंड में। वो जो राजस्व है, पूरी ज़मीन जो आप देख रहे हो बिजली की, जो भी कॉलोनियाँ देख रहे हो, मार्केट देख रहे हो, ग्राउंड देख रहे हो, सब मौहरी की ज़मीन है, यहाँ के किसानों की ज़मीन है, पूरी ज़मीन वहाँ की। NCDC ने अधिग्रहित किया, WCL ने अधिग्रहित किया, इसके बाद रूपांतरित स्वरूप ACCL जब आया तो उसने भी स्वीकार अधिग्रहित किया। गांव के लोगों को तमाम रोजी रोजगार दिया। आज थोड़ा सा जो आप तस्वीर बदला हुआ देख रहे हैं ना, ये सब ACCL के देन है। क्या हुआ कि 17 अगस्त 1994 को बीना कुमार चीफ गेस्ट थी, CMD यू कुमार की पत्नी। मैं 16 अगस्त की रात में शहडोल से आया, तो मैं आया तो पूरा ग्राउंड डेकोरेटेड हो चुका था, बहुत बड़ी तैयारी, चूँकि ACCL लेवल की तैयारी। मैं आके देखा यहाँ तो यहाँ, फिर वहाँ से मैं आने का रास्ता नहीं था, तो वहाँ से उधर के डंपर से उधर के पैदल आया घर। पहले गांव वालों को जगाया सबको 1 बजे रात कि भैया कल इतना बड़ा प्रोग्राम है, तुम लोग सोए हो, नौकरी नहीं मिलेगी किसी को। सब बोले क्या करना है, मैं कहा सवेरे सब लोग तैयार हो जाओ। सवेरे सब तैयार हो गए, हल बैल लिया मैं यहाँ से, धान का बीज रखवाए, डेकोरेशन हो चुका था। मैं एक जगह जाके बीच में खड़ा हो गया, पूरे ACCL के अधिकारी, उनकी महिलाएं सब आ चुकी थी, बच्चे आ चुके थे, खाना बन चुका था। CMD साहब यू कुमार शीतल धारा को ओपनिंग करने के लिए चले गए थे खदान, वहाँ से निकल के सीधे आने वाले थे, पूरी तैयारी। मैं गया, खड़ा हो गया, मैंने आर्डर दिया सब काट दो। और जब कटना शुरू हुआ, उसका बाबा डेकोरेटर्स का नाम सुने होंगे मनेंद्रगढ़ में, उसका डेकोरेशन था। तो जब कटना भड़ाभड़ गिरने लगा तो हड़कंप मच गया, भाई ये क्या हो गया, ना हवा ना तूफान, कैसे गिर रहा है। पता कटाई शुरू है, नीचे से खंभा काट दे रहे हैं सब, रस्सी काट दे रहे हैं, गिर रहा है सब। आए मेरे पास, कौन कौन, बोले विजय सिंह आए मेरे पास कुछ लोग। मैंने कहा भाई जो आपको बुलाया है उससे पूछो, उसकी जहाँ ज़मीन हो अपना कार्यक्रम करा ले, आपके कार्यक्रम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है कि हमारी ज़मीन में हमसे बिना पूछे न रोजी न रोजगार, इतना बड़ा कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे। हो गया बाद, पुलिस वाले आ गए, ये हुआ बहुत बड़ा। मैं यहाँ के नेताओं का नाम न लूँगा, तथाकथित नेता जो ठेकेदार नुमा टाइप थे, सत्ता दल के थे उन दिनों में, वो भी आए, दादा ये है वो है। मैं कहा कुछ नहीं जी, एक शर्त है, नौकरी दे दो, खड़े खड़े ज़मीन में कार्यक्रम कर लो। बना बनाया खाना, बना बनाया सेटअप, सब शिफ्ट हो गया कहाँ, राजनगर। CMD साहब खदान से निकले, नेताजी मार्कंडे सिंह उनके साथ में थे,
नेताजी की ड्यूटी लगाई गई कि सीएमडी साहब को आप डाइवर्ट करो और नहीं तो हम तो आज परेशान हो जाएंगे। सीएमडी साहब बहुत पूछे नेताजी को, बोले मैं बाद में बताऊंगा। खाना वाना हुआ, कार्यक्रम हुआ, लेकिन सीएमडी जी साहब के दिमाग में ये बात थी कि ये प्रोग्राम अचानक चेंज क्यों हुआ। नेताजी रात में बताएंगे कि सर ऐसी ऐसी बात थी। बोले यार ये कौन सी बड़ी बात थी, ये कौन सी बड़ी बात थी, मेरे से क्यों नहीं बुलवाए किसानों से। बहुत जम के बिगड़े वो और तुरंत बुलाया गया बिलासपुर। उन दिनों में मैं इनके विरोध में था, ट्रेड यूनियन के विरोध में था, कम्युनिस्टों के विरोध में था। लेकिन जब मेरे को बुलाए, मैं गया और जो मैं चाहता था, लोगों को नौकरी मिले, रोज़गार मिले, इनका मुआवजा मिले, वो सारा का सारा युग कुंवर ने दिलवाया और ज़मीन अधिग्रहित किया, सब कुछ किया। उसके बाद से मैं समाजवाद तो था ही मैं, ये किया है कि कम्युनिस्ट का समाजवाद है, ये सब लोहिया का समाजवाद था मैं। फिर इनके साथ आया, मैं आज तक इनके साथ में हूँ। हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता नहीं हैं। आज भी मैं जिला परिषद का एक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ मेंबर हूँ। मुझे मेरे नेता बहुत चाहे भोपाल और दिल्ली के मेंबर बनाने के लिए, चूँकि स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण मैं हमेशा कहीं जाता हूँ पानी लेके जाता हूँ घर से, बाहर का पानी नहीं पीता, वो भी गर्म पानी। वो मेरी कमज़ोरी है जिसके चलते मैं ऊपर नहीं जाता। और अनूपपुर ज़िले में मैं कॉमरेड विजय सोनी वगैरह है, हमारे अग्रज हमारे नेता तो आदरणीय कॉमरेड हरिद्वार सिंह जी ही हैं, स्टार हैं वो तो, हम उन्हीं के नेतृत्व में काम करते हैं। और अभी भी आज भी उन मज़दूरों को ट्रेड यूनियन में रहते हुए किसी भी तरह का दुख तकलीफ़ अगर मेरे कानों तक आवाज़ सुनाई दी, उस अधिकारी का मैं जीना हराम करना जानता हूँ। मैं हाथ जोड़ना पसंद नहीं करता और मैं सर कर दीजिए इसको, मैं ये कहना पसंद नहीं करता। मैं उस स्टाइल में ट्रेड यूनियन में काम करता हूँ। नहीं तो अभी तो ठीक है कि ये मान लीजिए कि जो विषय चल रहे थे, अभी देखिए क्या है कि अब हम मोहरी की ओर आए हैं। मोहरी फिर छूट गया ना भाई। मोहरी का विकास कैसे हुआ? मोहरी का विकास कॉमरेड हरिद्वार सिंह ने सीएमडी साहब से मिलकर के 2.5 किलोमीटर लंबी की सड़क, पक्की सड़क 97 में, पुल बीच में छोटा सा पुल देखे होंगे, नहीं हम लोगों का आम रास्ता था लोहसरा से बिजरी, तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की लंबी सड़क और वो पुल के साथ, बाद में एक सामुदायिक भवन, 2 हैंड पंप और एक पुल लोहसरा आप जाओ तो ये नाला सीधे पड़ता है वो पुल, एक पुल इधर पड़ता है बहेराबाद काली जाने के लिए वो पुल। ये सारा पुल एससीएल के देन है, कॉमरेड हरिद्वार सिंह के देन है। तो ये देखिए मैं ऋणी हूँ कॉमरेड हरिद्वार सिंह जी का। जैसे क्या कोतमा विधानसभा का क्षेत्र होगा ना, हाँ जी जी है ना, तो कोतमा विधानसभा का क्षेत्र है अगर, तो भाई आपकी नगर पालिका परिषद भी है यहाँ पर, फिर तमाम कई सारे विधायक आए चले गए, अभी फिर चुनाव होना है, तो इन्होंने मैं हाँ देखिए लोकतंत्र में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है विकास का। स्ट्रक्चर माने पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर हम चौथे पाँचवें में विधानसभा लोकसभा जाते हैं। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा जनपद पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। इनका दायित्व क्या बनता है? पंचायत का काम है जो पंच है अपने वार्ड में अपनी जिम्मेदारी लिए, सरपंच से लड़के ग्राम सभा में लड़के अपने वार्ड में काम निकलवाए। वो नहीं हो रहा है। सरपंच को चाहिए कि जितने वार्ड है मेरे पंचायत क्षेत्र में, उनका ठेकेदार मैं लूँ, मैं विकास कराऊँ, किस तरह कराऊँ मैं जानूँ, कहाँ से फंड लाऊँ मैं जानूँ, लेकिन विकास होना चाहिए। जिम्मेदारी नहीं है सरपंचों के पास। सरपंचों को आप देखे होंगे राजकुमार जी कि सेक्रेटरी का बैग ढोते हैं, ये पता नहीं होता कि सेक्रेटरी किसका सचिव है। सरपंच जो है सेक्रेटरी का सचिव है कि सचिव जो है सेक्रेटरी का सचिव है। ये जब तक समझ नहीं होगी तब तक कैसे विकास होगा। तो यहाँ एक स्तर की बात बता दिया। दूसरा स्तर आया, 3 पंचायत में एक जनपद सदस्य होता है। तो एक जनपद सदस्य का तो बनता है ना कि मैं 3 पंचायतों के एक स्ट्रक्चर के आधार पर एक एस्टिमेट बना करके अपने जनपद में ले जाऊं, उसे सीईओ से मिलूं, मैं अपने जनपद अध्यक्ष से मिलूं, इनके माध्यम से अपने वार्ड में विकास कराऊं। तो देखिए विकास करने का जो तरीका है बहुत कम स्तर, हल्के हल्के में सबके स्तर में आ जाएगा और विकास भी हो जाएगा। सबका अपना अलग अलग जो भी होगा होता रहेगा अंदर, वो अलग बात है, लेकिन जनता को विकास दिखेगा। फिर आते हैं जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत का भी यही हाल है। जिला पंचायत मेंबर का अगर 30-32 पंचायत अगर एक वार्ड का है तो जिला पंचायत सदस्य को अपना प्रपोजल रखना चाहिए। आप देख रहे हो ये त्रिस्तरीय पंचायत हुआ। अब वो आते हैं हम विधानसभा में, तो जब ये तीनों लोग चारों लोग मिलकर काम करेंगे तो विकास है क्या चीज़, होगा कैसे नहीं
होगा कैसे नहीं। तो जब विधायक करेगा तो बोले ये मेरा बनवाया है, जिला पंचायत करेगा तो बोले मेरा बनवाया है, जब जनपद अध्यक्ष करेगा तो बोले मेरा बनवाया है, जब जनपद सदस्य करेगा तो बोला नहीं एस्टीमेट तो मैं ले गया था, मेरा बना। ये जो झगड़ा है ये विकास को तिलांजलि कर दिया, आहूत कर दिया, विकास को नेस्तनाबूद कर दिया। और जनता कुछ बोल नहीं पा रही है, जनता कुछ कर नहीं पा रही है, सब जानती है जनता, लेकिन न बोलना बहुत बड़ा अपराध है। अगर मैं कहूँ आपको इस सारे विकास में अगर सबसे बड़ा दोषी अगर कोई है तो हर पंचायत में अपने अपने क्षेत्र की जनता दोषी है, जो विकास के नाम पर पता नहीं क्यों उनको उनके जवान से निकलते नहीं है कि विकास करो। मैं ये कहना चाहता, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। अब विकास करने वालों को निर्भीकता है, भय नहीं है, बिल्कुल कानून का डर नहीं है। क्यों कि वो जो बैठा है ना इंजीनियर, सीओ तो कभी निकलेगा नहीं। वो जो इंजीनियर बैठा है घर बैठे कमरे के अंदर मूल्यांकन करता है। वो क्यों करता है मैं नहीं जानता, कितना एस्टीमेट है, कितना लागत है मैं नहीं जानता। मैं बताऊं आपको विश्वकर्मा जी, एक वो है क्या बोलते हैं बाबा नागार्जुन, एक किताब है, उनने बहुत बड़ी किताब लिखी और समाजवादी पोषक थे वो, लोहिया के अनुयायी थे, अब मस्त कवि थे वो यूपी के। उन्होंने लिखा विकास के नाम पे कि काजू भुना विलेज प्लेट में और विस्की गिलास में, काजू भुना प्लेट में विस्की गिलास में, राम राज तो उतरा है देखो विधायक निवास में। ये हालत हो गया है, बताइए। ये कौन पहुंचाता है वो विस्की, कौन पहुंचाता है वो काजू, कौन पहुंचाता है वो रसमलाई, आखिर ये आता कहाँ से है। जब तक इस पर नज़र नहीं पड़ेगी जनता की, तब तक विकास से कोसों दूर रहेगी जनता। मैं ये लिख के देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। मैं भवन मैं बताऊँ, महाविद्यालय एक स्वीकृत हुआ, सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, मुख्यमंत्री महोदय आए, 20 साल बाद अगर आपने घोषणा कर दिया कि हम महाविद्यालय बिजली को देंगे, भारी दबाव में, भारी लिखा पढ़ी में, भारी अखबारबाजी में, तो कोई एहसान नहीं कर दिया आपने घोषणा कर दिया, आपका स्वागत है। अब बिल्डिंग बनेगी कहाँ, विवाद यहाँ शुरू हो गया। जो स्थानीय स्तर के नेता है सारे नेता गोलबंद हो गए, एक मैं अकेला। मैंने कहा कि बिजली नगर पालिका का जो दायरा है रेलवे स्टेशन और सीएलके के बीच का नहीं है। बिजली नगर पालिका का दायरा 15 वार्ड है, अब 15 वार्ड की दूरी कोरबा से महुहरी की दूरी 10 किलोमीटर है। ये बिजली नगर पालिका है, इसके लिए पर्याप्त जमीन आधार होना चाहिए। एसडीएम थे कमलेशपुरी, उन्होंने एक नोटिस काटा मेरे को कि उक्त दिनांक को फलाने जगह महाविद्यालय निर्माण हेतु भूमि का चयन करना है, आपकी उपस्थिति अनिवार्य है एज ए कम्युनिस्ट लीडर। उसी दिन मेरी मीटिंग थी अनूपपुर में, मैं वहाँ अटेंड न करके अपनी मीटिंग में चला गया मैं, क्योंकि पार्टी की मीटिंग हम लोग छोड़ते नहीं हैं। हम वहाँ चले गए, वहाँ से आने के बाद अगले दिन मैं उनके नोटिस को पढ़ा, उसका जवाब बना के कमलेशपुरी एसडीएम साहब को मैं दिया। उन्हें मेरे पत्र को, मेरे सुझाव को महत्व दिया और मुझे जवाब दिखा वो कि आप हमें ज़मीन बताएं। मैंने उनको मिल करके उनसे बात किया। उस समय कलेक्टर नंद कुमारम थे। तो ज़मीन किसकी थी? मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे लोग ये लगे थे बिजली वाले कि बिजली नगर में ही महाविद्यालय हो। अब ज़मीन है नहीं, जो ज़मीन आप बता रहे हो सब डिप्टेरिंग एरिया है। मैंने अपने सीजीएम से कहा कि अगर आपने एनओसी दिया तो भाई कल क्या होगा मैं नहीं जानता, आप रोड नौकरी में हो तो, नहीं रहोगे तो। जिस दिन ज़मीन भसक जाएगी, बिल्डिंग बैठ जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी, एनओसी आपके लिए एक जान का खतरा बन जाएगा। उन्हें एनओसी दिया नहीं, अब ज़मीन कहीं है नहीं। कलेक्टर नरेंद्र सिंह परमार थे, मैं उनसे मिला 3 बार जा कर के। प्रमोटी थे, पता नहीं क्या मानसिकता थी, बहुत आव भाव इज्जत सम्मान करते थे, लेकिन वो वादा करके मुकर जाते थे, आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे मैं बाद में पता लगा लिया कि मैं जब मिल के आता था तो वो स्वयं नेताओं को बता देते थे कि यार वो विजय सिंह एक आते हैं कम्युनिस्ट के, अब वो बोलते हैं अगर वहाँ अगर आप कहीं आप भूमि चयन करेंगे तो साहब वो डिप्लेरिंग एरिया है और ये वो करके। तो फिर इनका एक जत्था जाता था, कलेक्टर साहब को दबाव देता था, साहब अगर आप अन्यत्र जगह ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। अपने रहते अपने कार्यकाल में नरेंद्र सिंह परमार नहीं आए, आश्वासन देते रहे लेकिन आए नहीं। क्या भय था सत्ता का मैं नहीं जानता, आप जानते हैं उस बात को। दूसरे कलेक्टर के रूप में
नंद कुमारम आए, डायरेक्ट IAS थे, वो नए थे एकदम। मैं गया 19 सितंबर को मैं मिला उनसे, और उसके पहले वो आए ही थे, कुछ दिन पहले, महीना नहीं। मैं दिया पर्ची, बुलाए, बोले को बताया सर, बोले ये तो फिर गए क्यों नहीं, ये कलेक्टर साहब गए क्यों नहीं? मैं कहा सर नहीं गए, हो सकता है काम की जाती रही होगी, ना गए होंगे। बोले ठीक है, आज कौन तारीख है? मैंने कहा सर 19 है। बोले अपने PA को बुलाए, बोले ये 22 तारीख को मैं दे दिया हूँ डेट, 22 को चलना है मौहरी। मैंने चलिए 22 का डेट मिल गया। फिर बातचीत हुई, मैंने कहा साहब मुझे कोई इतराज़ नहीं है, महाविद्यालय कहीं भी बन जाए, लेकिन मुझे इतराज़ इस बात का है कि जहां मैं ज़मीन बताना चाहता हूं 150 एकड़ सरकारी ज़मीन है, और जितनी भी संस्थाएं नगर पालिका क्षेत्र बिजली में आप देना चाहते हैं, तहसील है, SDM कार्यालय, मजिस्ट्रेटी है, थाना है, जो भी देना चाहें, 150 एकड़ ज़मीन सुरक्षित है। एक चक है, दोनों तरफ से नाला है, नदी, पानी की दिक्कत नहीं है, बगीचा है, तालाब है, सब है। बोले ठीक है यार, तो ये लोग ऐसा क्यों चाहते? मैंने कहा साहब जो चाहते हैं ना कि बिजली में बन जाए, उनके एक बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ, उनके सारे के सारे बच्चे KG1 से बाहर पढ़ते हैं और नौकरी वोकरी लग के वो उस काबिल होकर लौटते हैं। अब मैं जहाँ बनवाना चाहता हूँ महाविद्यालय, कम से कम 50 गाँव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और बच्चियाँ आके वहाँ विद्या अध्ययन करेंगी, जो 12वीं पास करके छोड़ देते हैं, 10वीं पास करके छोड़ देते हैं। अगर किसी तरह 12वीं पास करके छोड़ने का जो मूड रहता रहा, अब नहीं छोड़ेंगे साहब, महाविद्यालय यहाँ बन जाएगा तो ठीक रहेगा। बोले मैं 22 तारीख को डेट दे दिया हूँ विजय सिंह जी, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं आ गया। 22 तारीख को मेरी मीटिंग हो गई हसदेव में, मैं चला गया। मेरे दिमाग में निकल गया कलेक्टर साहब आने वाले हैं। तहसीलदार साहब 10 बजे फ़ोन किए, बोले कहाँ है विजय सिंह? बोले जी कहाँ है? मैंने कहा मैं तो हसदेव में हूँ। बोले कलेक्टर साहब निकल चुके हैं। मैं तुरंत वहाँ से भगा और निकला और तुरंत हरनेल सिंह को फ़ोन किया कि भैया कलेक्टर साहब आ रहे हैं, आप जल्दी घर से निकलो। सवेरिया मैनेजर BN झा हुआ करते थे बहेराबाद में, मैंने उनको फ़ोन किया कि सर वहाँ कुर्सी टेबल लगवाइए, कलेक्टर साहब निकल चुके हैं। तो बोले मेरा क्या रोल है? मैं कहा आपका सब रोल है, मैं बताऊँगा। वो बेचारे व्यवस्था किए, खुद आ गए और बहेराबाद ऑफिस से निकल के वहाँ आ गए। मेरे दिमाग में ये बात आई विश्वकर्मा जी कि अगर मैं मौहरी के लिए अगर डटा रहूँगा, लिखा पढ़ी मेरी पूरी शिकायत हुआ है सब मौहरी के नाम से था, लेकिन चूंकि कलेक्टर है, अगर मौहरी के लिए मेरा तो सीधा रास्ता नहीं है कि उस जगह में ले जाऊँ। मैं रास्ता इसे घुमा के लाऊंगा, अंदर बस्ती बस्ती कलेक्टर का दिमाग घूम जाएगा, कहाँ घुमा रहा है मेरे को, कहीं ऐसा न हो कैंसिल कर दे। तो तहसीलदार साहब मेरे से पूछे कि आना किधर से? मैंने कहा मेन रोड आइए, कोठी रोड। मेरे लोग सब वहाँ खड़े हैं, मैं पहुँच गया। मैं गया साहब, अब जैसे पहुँचा विश्वकर्मा जी 10 मिनट में कलेक्टर साहब आ गए, पूरी टीम के साथ आए। बिजली वालों को किसी को पता ही नहीं, आए उतरे, मेरे कंधे में हाथ रखे, बोले चलिए ज़मीन दिखाइए। बगीचा देखे वो, बाउंड्री देखे वो, और पैदल आए। मेरा हमारे यहाँ मंगल भवन बना हुआ है, यहाँ से 500 मीटर दूर पर, पैदल आए पूरे यहाँ से वहाँ देखे। कमलेश पुरी SDM साहब को आदेश किया उन्होंने कि पुरी साहब जितनी ज़मीनें हैं सुरक्षित रखिए, और जितना भी कार्यालय आए सब यहाँ ला के रख दीजिए। बोले जी सर। चले गए। अब तुरंत जा करके CMO नगर पालिका को अपने PA को बोल करके कि उस ज़मीन का वो लेके आ मेरी कार्ड, और नगर पालिका से उन्होंने लिया। कमला कौल CMO थे उस समय, और उनसे लिए, और लेने के बाद अब हड़कंप बच गया नेताओं में। कलेक्टर साहब आए थे, ज़मीन देख के चले गए, भारी दबाव बनाया उनके ऊपर, वो चेंज नहीं किए। जब एक बार मेरे से पूछे यहाँ पर कलेक्टर साहब कि यहाँ बनाने का औचित्य क्या है महाविद्यालय, मैंने कहा साहब ये मेन रोड है, ये कल्हारी, ये कछौड़, बनारस, UP जहाँ चले जाएँ, इस क्षेत्र में जितने देहात की बच्चियाँ हैं, लड़के हैं, सब महाविद्यालय का लाभ मिलेगा। बहुत खुशी है, वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने जो कहा वो किया, और भक्ता में महाविद्यालय बना। वो अकेले संघर्ष मैंने किया, सारे के सारे लोग विरोधी थे। मैंने आपके बच्चों का विरोध नहीं करता मैं, क्योंकि आप इतने संपन्नशाली लोग हो कि आपके बच्चे कहीं भी पढ़ते हैं, महाविद्यालय भक्ता में नहीं आते पढ़ने। मैं विश्वकर्मा यहाँ बैठे रहता हूँ, यहाँ से बच्चियाँ निकलती हैं, 50 बच्चियों को जत्था निकलता है, अपने ड्रेस में जब निकलते हैं तो मुझे अंदर से इतना, उनको बच्चियों को पता नहीं है कि महाविद्यालय कैसे बना, क्या हुआ उसका इतिहास, लेकिन उनको पता है महाविद्यालय में पढ़ाई होती है, हम वहाँ जाते हैं। मैं बैठ के देखता हूँ, मेरा दिल अंदर से गदगद हो जाता है कि एक मेहनत तो मेरा रंग लाया है कि अब किसी का ये बेटियाँ 12वीं पढ़ के छोड़ देती हैं, घर बैठ जाती, आज ये ग्रेजुएट हो जाएंगी, कल से कम ये तो कहेंगे कि ग्रेजुएट है हम, भक्ता महाविद्यालय से हमने पढ़ा है। ये मेरी उपलब्धि, नौकरी उपलब्धि, पुल उपलब्धि। मैं कुछ नहीं, अदना सा कम्युनिस्ट का कार्य करता हूँ, 4-5 पुल बनाया, स्कूल बनवाया मैं,
एक बहुत बड़ा कैंप रखा मैं, बीडीओ द्विवेदी थे कोतवा में, उन्होंने कहा हमारा अधिकार नहीं कि हम नगर पालिका क्षेत्र में पैसा खर्चा करें। तो मैं कहा सर कैसे बनेगा स्कूल? बोले स्कूल तो बनेगा, आप एक काम करिए कि नेशनल प्रोग्राम लाइए। मैं कहा नाम बताइए? बोले फैमिली प्लानिंग। मैं कहा मैं करवा दूंगा। बोले चीफ गेस्ट में रहूँगा? मैं कहा जी सर। उन दिनों में स्कूल का 60,000 रुपया सेंक्शन होता था एक भवन का, तब की बात मैं कर रहा हूँ। 60,000 में 12,000 रुपया कमीशन में चला गया, 48,000 रुपया मिला। जो ठेकेदार काम किया ईमानदारी से किया, 48,000 बना के दिया। इसके बाद आज तक उसी को हम लोग रिपेयरिंग कर करके अभी विश्वकर्मा जी 5 अगस्त 2022 से ये अगस्त 2023 पाँचों पत्र की रिसीविंग जिला शिक्षा केंद्र अनूपपुर कलेक्टर के नाम से हम पत्र लिखे हैं। 5 पत्रों में दूसरा पत्र, तीसरा पत्र, चौथा पत्र, 5वां पत्र अब हम ये लिखने लगे कि हमको हमारे विद्यालय के निर्माण का स्तर कहाँ तक है हमें अवगत कराएं। अब ये बताया जा रहा है कि माइनिंग से मंजूरी मिलने वाली है, पैसा आ जाएगा, हम बनवा देंगे। इनकी सरकार में ये भ्रष्टाचारी है कि एक विद्यालय बनवाने का इनके पास पैसा नहीं है। हम परिवर्तन चाहते हैं, हम बदलाव चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कोतवा विधानसभा क्षेत्र की जनता को आह्वान करता हूँ कि ऐसे निकम्मे निठल्ले आपका खून चूसने वाले नेताओं का चयन कभी न करें आगामी चुनाव में। आप सोच समझकर ठोक बजा करके, और मैं नहीं कहता कि राजनीति में सब ईमानदार हैं, मैं स्वयं अपने को नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा ईमानदार। लांछन तो कहीं भी लग सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, लेकिन नेकनीयता होनी चाहिए, ईमानदारी इस बात का होना चाहिए कि जनता के लिए समर्पित है। जनता हमें बड़े आदर भाव से देखती है, हमें इसलिए देखती है ये है तो हमें कोई भय नहीं है। तो एक वोट तो आपको भी देना है। अब आपको आपके वोट की कीमत तो पता है और कैसा, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव है, एक विधायक चुनना है हमको। अब आपके उस एक वोट की कीमत जो है तो आप कैसे कीमत चाहेंगे? देखिए हम 2008 से चुनाव लड़ रहे हैं कोतवा विधानसभा में, उसके पहले भी लड़ते थे, उसके पहले भी लड़ते थे हम, लेकिन जब से सामान्य हुआ तो 2008 में और 13 में 2 चुनाव हमारे कॉमरेड हरिद्वार सिंह ने लड़ा। और सम्मानजनक हम, चूँकि ये भूमि कम्युनिस्टों की नहीं थी, तो हम पिछली बार 5600 पाए थे 8 में, और उसके बाद हम 5500 पाए थे 2 चुनाव में। और जो जीतने हारने वाला है यहाँ 1200-1500 का है। तो आखिर एक न एक जो हारता है हमारे कारण हार जाता है, हमारे कारण हार जाता है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि इन राजनीतिक दलों में एक बातचीत करने का लहजा भी तो होना चाहिए। जो बड़ा होता है ना वही हाथ बढ़ाता है, ज़रूरत उसको है। मुझे क्या है, मुझे जितना बड़ा मेरा व्यवस्था है मैं उतने में जी लूँगा, लेकिन आपकी व्यवस्था व्यापक है, आप उसको बनाए रखने के लिए मेरी ज़रूरत है आपको, आपका हाथ आगे आना चाहिए, तब मेरा हाथ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। वो समझ तो है नहीं यहाँ लोगों में, हम तुर्रम खां हैं, हम सब कर लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस क्षेत्र का विकास, मैं राजकुमार विश्वकर्मा जी आपने एक बहुत बड़ा अवसर दिया मुझे बात कहने का। मैं इस क्षेत्र का कोतवा विधानसभा का विकास, अब आप पूछो कैसा विकास, तो मैं वैसा विकास चाहता हूँ। मैं इन सड़कों से, इन पुल पुलियों से, इन अस्पतालों से, इन स्कूलों से, इन कामों से, इन नेताओं से परिवर्तन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जब तक कोई संघर्षशील प्राणी नेतृत्व नहीं करेगा, अभी वर्तमान में पंचायत स्तर से लेकर के अब विधानसभा क्षेत्र तक जो भी है, मैं लोकसभा में नहीं जाना चाहता, मैं कोतवा विधानसभा के अकेले बात करता हूँ। एक भी जिम्मेदार निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं है जो जनता के हितों का ध्यान रखता हो। ये कुठारा घात पहुँचाने वाले लोग हैं, जनता के हितों को अपने घरों में ला करके अपना विकास करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं विकास चाहता हूँ, एक अच्छा विद्यालय हो जहाँ बच्चे उमंग के साथ विद्यालय जाते हो, मुझे दिखाई दे, तब मैं चाहूँगा ये विद्यालय है। एक अच्छा चिकित्सालय हो जहाँ मरीजों को ये कहना ना पड़े कि हम बिलासपुर नहीं, हम बिजली अस्पताल में दवा कराएंगे, हम बिजली नहीं, हम मौहरी स्वास्थ्य केंद्र में दवा कराएंगे। हम कोठी के लोग कहें, क्षेत्र के लोग कहें कि हम बिजली नहीं, हम कोठी में कराएंगे। ये व्यवस्था मैं देखना चाहता हूँ, मैं ये परिवर्तन देखना चाहता हूँ। मैं उन किसानों के चेहरे पर हरियाली देखना चाहता हूँ।
जिनके खेतों आज सूखे हैं, बंजर हैं, अगर पानी मिल जाए तो उन खेतों में जब हरियाली आएगी तो किसानों के चेहरे पे अपने आप हरियाली आ जाएगी। मैं उन नौजवानों के चेहरे पे हरियाली देखना चाहता हूँ जो 28 और 25 साल की उम्र में बुढ़े हो गए हैं, खांसते हैं, दवा हो गया है। क्यों? राखड़ और धुआं खा खा के बेचारे रोजगार उन्हें नहीं मिला और अच्छा ठोस आहार नहीं मिला, जिसके चलते कम उम्र में नौजवान हमारे बुढ़े हो गए और दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैं वो हरियाली देखना चाहता हूँ नौजवानों के चेहरे में। मैं चेहरे में शिक्षकों के चेहरे में हरियाली देखना चाहता हूँ, मैं चिकित्सकों के चेहरे में हरियाली देखना चाहता हूँ, मैं उन महिलाओं के चेहरे में निर्भीकता देखना चाहता हूँ जिनका शोषण हो रहा है, जिनका शोषण हो रहा है। मैं उन छात्र छात्राओं के चेहरे पर हरियाली देखना चाहता हूँ, एक समुचित व्यवस्था हो। महाविद्यालय भक्ता में खुल जाना, बिल्डिंग बन जाना, 2.5 करोड़ की बिल्डिंग बन जाना कोई बड़ी बात है क्या? आपने बना तो दिया, अतिथि शिक्षक के अलावा और कोई नहीं है वहाँ। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? कि खिलवाड़ कैसा मानेंगे आप? ये बच्चों के भविष्य को आप कुंद और मुकुंद कर रहे हो। पूरे पीरियड नहीं लग पाते, पूरी व्यवस्था नहीं है। मैं ये सारा अमूलचूल परिवर्तन देखना चाहता हूँ मैं। अब मुझे लगता है आने वाले समय में और भयावह स्थिति होगी। जो सपना मैं देखता हूँ मैं नहीं देख पाऊँगा। मैं जो देख रहा हूँ, होड़ मची हुई है, होड़ मची हुई है। वो एक कहा है कि तुलसीदास जी कहावत है ना, राम नाम की लूट है, यहाँ और कुछ की लूट है। लूट सको तो लूट, 5 साल बीत जाएंगे फिर तो प्राण जाएंगे छोड़। इस चक्कर में लोग लगे हुए हैं। कैसे विकास होगा? आप चलिए मेरे साथ, जहाँ से आप आए हनुमान तिराहा देखें, यहाँ एक सीधा रास्ता जाता है, 1900 मीटर की दूरी है विश्वकर्मा जी, 1900 मीटर की दूरी, 16 लाख रुपया उसमें भी मैंने खर्चा किया SCCL से। ठेकेदार का नाम नहीं लूँगा, 16 लाख का 16 लाख ठेकेदार खा लिया गिट्टी बिछा के। और आज तक वो रोड पड़ी हुई है। 15 नंबर और 1 नंबर के बीच की बात है। नगर पालिका उसी तरह पड़ी हुई है। नगर पालिका कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, आज तक उस रोड को नहीं बना पाई। 15 नंबर वार्ड, यहाँ से हमारा 2 किलोमीटर है उदयन सिंह का घर, हम 4 किलोमीटर घूम के जाते हैं। 2 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर कुर्जा है, हम जब जाते हैं तो 8 किलोमीटर घूम के जाते हैं। सड़कों की बात अभी आप मुझे दिखा रहे थे, CL के चौराहे पर गड्ढा। आप ये बताइए, सीने पे कलेजे पे दाग है, होल है इनके। बिजली तो नगर जो है ना, नगर पालिका बिजली के एक हॉट प्लेस है। आप बिजली को नहीं कर पा रहे हैं। मैं बता देता हूँ आपको, 7 नंबर 8 नंबर सड़क इस समय कई पार्षद जिसमें नहा रही हैं तो कोई रोपा लगा रहा है। ये नौटंकियाँ देख लीजिए। मैं नगर पालिका बिजली का, मैं जो बात कहूँगा विश्वकर्मा जी, मैं सच के अलावा बनावटी बात नहीं कहूँगा। हुआ क्या कि पिछले अचानक तो सड़क खराब हुआ नहीं, पिछले कई साल से खराब है। आपको पता है कि कॉलोनी का कोयला डंपर चलते हैं तो आप निर्यात कर लेते हो, सब कुछ ठीक है, फिर भी कॉलोनी बनाने को तैयार है। पता नहीं किस चक्कर में आप, किस लालच में आकर के रोड तो बनवाए नहीं, टेंडर आपने कर दिया। टेंडर कर दिया आपने, अपने आदमी को दे दिया, अपने आदमी को टेंडर दे दिया। 1.5 साल वो आदमी ठेकेदार काम ही नहीं किया। किसकी गलती है? एजेंसी की गलती है, संस्था की गलती है, नगर पालिका की गलती है। टेंडर आपने कराया, ठेकेदार काम नहीं किया, उसको आपने नोटिस नहीं काटा, उसको आप ब्लैक लिस्ट नहीं किए, उसको आप कोई पत्री, चिट्ठी पत्री नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? दोस्ती निभाते हैं आप, आम जन को बेवकूफ़ बनाते हो आप कोसते हो दूसरे संस्था को। हम बताना चाहते हैं, हम 15 जनवरी को, दिसंबर को हमारी JCC की बैठक हुई। GM साहब से मैंने कहा कि अगर रोड आप नहीं बनवाएंगे, हालत बहुत ख़राब है GM साहब, नहीं हम लोगों के लिए, सबके लिए एक नाव लगवा दीजिए। आए जाए, आप मीटिंग बुलाते हो, आना पड़ता है, तो एक नाव लगा दीजिए, चाहे हेलीकॉप्टर से बुलवा लीजिए, अब हम बरसात में मीटिंग में ना आएंगे। बोले विजय सिंह जी वहाँ तो NOC नहीं मिल रहा है। मैंने कहा किसने मांगा NOC? बोले हमारी चिट्ठी गई है। मैं कहा चिट्ठी की कापी हमको दीजिए आप। हमको क्यों नहीं बताया आपकी बिजली नगर पालिका NOC नहीं दे रही है? कंजरकर थी, UT कंजरकर GM हमको चिट्ठी दिलवाए। वो उस चिट्ठी के आधार पर मैंने अपने फेसबुक पे लिखा अध्यक्ष को संबोधित कर CMO को कि मैं नगर पालिका बिजली के जिम्मेदार अधिकारी और अध्यक्ष नेताओं से साथ अनुरोध करता हूं कि या तो उस रोड में काम लगाएं या उसका NOC जारी करें।
जब मेरा फेसबुक चला चारों तरफ से पढ़ना शुरू किया तो बोले संभव नहीं है, ठेकेदार को हम दे चुके हैं। अब देखिए इनको, इनकी समझ देख लीजिए, 18 महीने से ठेकेदार काम नहीं कर रहा है, एक चिट्ठी लिखा नहीं आपने, उससे बात करने से आप तैयार नहीं हो, तो फिर रोड कैसे बनेगा आपका? आप तो टेंडर कर चुके हो ना। तो दूसरी संस्था कहाँ है? ACCL दोषी है क्या कहीं? और हम कह रहे हैं, हम अपने फेसबुक पे लिख रहे हैं, विजय सिंह लिख रहे हैं कि आप NOC दो, रोड हम बनवाएंगे। आपकी अब हिम्मत नहीं है रोड बनवाने की, आप हमें NOC दो या कि फिर आप रोड बनवाओ। करते करते साहब विश्वकर्मा जी ये महीना बीत गया, हमको ये अब जाके अप्रैल में हमको NOC देते हैं। ये अप्रैल में जब NOC मिला हमको, हमने अपने एरिया में, अब मैंने कहा देखिए भाई अब बहाना नहीं चलेगा, हम वहाँ से किस कदर से NOC लेके आए हैं। अब मैं बताऊँ 2 महीने के अंदर पेपर कार्रवाई, टाइम लगता है। टेंडर हुआ, टेंडर खुल गया, सब कुछ हो गया, 3 ठेकेदारों को 3 सड़कें हमने पास कराया है। जहाँ रोज नहाते हैं, नाव लगता है वो, एक दलदल की ओर जाती कपिल धारा को 2, और तीसरा एक वेलकम गेट है वहाँ बाबूलाल पेट्रोल पंप के सामने जो कुर्जा कालदी को जाता है, वो 3 रोड हमने टेंडर करा दिया है। ये बरसात के कारण रुका हुआ है, ये खूब नहा ले उस गड्ढे में। मतलब ये हुआ कि वाहवाही लेने में कमी नहीं और काम करने में कहीं नहीं, करने में कोई कौतूहल नहीं, काम करने में कहीं नहीं। तो 3 रोड हमने बनवा के दिया है, ये चाहे कुछ बोले बिजली नगर पालिका। चलिए आपने बहुत अच्छा खुलासा किया, क्योंकि आज तक जो है तो ये कह कर के टाल मटोल कर दिया जाता था कि ACCL की रोड है, ACCL की रोड है। माजरा आज समझ में आ रहा है कि ये नगर पालिका की रोड थी और नगर पालिका बनवा नहीं रही थी। अच्छा, अभी परसों मेरी बात हो रही थी, SO सिविल GM है यहाँ, तो बोले देखिए विजय सिंह जी रोड तो हम बहुत जल्दी बना देंगे, लेकिन रोड टूट जाएगी। मैंने कहा क्यों? बोले नाली नहीं है। तो मेरे का एस्टीमेट कौन बनाता है? मैं तो नहीं बनाता, जनता तो नहीं बनाती। तो बोले नाली पहले से नहीं थी। मैं कहा ये गजब हो गया भाई, पहले से नाली नहीं थी तो अब तो बन जाना चाहिए, अब तो बन जाना चाहिए नाली। तो मैंने कहा कि ठीक है, पहले आप रोड बनवाइए, इसके बाद रोड टूटेगी, अगला टेंडर आपसे ही हम करवाएंगे नाली का, और फिर नाली बनने के बाद फिर रोड बनवाएंगे हम। ये तो एक तो सतत प्रक्रिया है ना, बनना और बिगड़ना बनता रहेगा। तो विस्कार जी मैं बताऊँ आपको, एक क्या होता है, एक वर्क प्लान होना चाहिए लोगों के पास, और ज़्यादा होना चाहिए निर्वाचित प्रतिनिधि। बिजली नगर पालिका का दुर्भाग्य है, ये स्थानीय लोग यहाँ के चेयरमैन नहीं बन पाए, और जब चेयरमैन यहाँ का जो बना है, और चेयरमैन ही जाते ही वो मजदूरी करने लग जाता है। अब क्या अभिशाप है बिजली नगर पालिका का मैं नहीं जानता। और उनकी कोई सोच नहीं रहती, उनकी कोई सोच नहीं रहती। मैं नाम लेके कहना चाहता हूँ, जय सिंह की बेटी यहाँ अध्यक्ष बनी 5 साल, मालती सिंह। 8 नंबर में उनका मकान निवास था, ससुराल था। भोला सिंह उनके पति थे। अध्यक्ष बन गई वो, बड़ा अपेक्षा था कि जय सिंह की बेटी है, जय सिंह मिनिस्टर हैं, उस समय राजस्व वन मंत्री रहा करते थे वो। मैं आपको क्या बताऊं, एक ही उपलब्धि मैंने देखा, जय सिंह जी के 2, एक बेटा बब्बू बोलते हैं, जनपद अध्यक्ष रह चुका कोतमा का, उनकी भी कार्यशैली मैंने देख लिया। और मालती सिंह यहाँ की अध्यक्ष थी। डूटू जय सिंह मेरे अच्छे मित्र हैं। जय सिंह को हमने हाड़ तोड़ करके प्रचार किया 93 में स्वास्तिक छाप से, तब वो नेता बने हैं। अपने दम पर नेता नहीं है वो, इस क्षेत्र में हमने चुनाव लड़ाया था उनको 93 में स्वास्तिक छाप से। और दूसरी बार 90 में जब जनता दल से टिकट मिला, 90 में स्वास्तिक छाप से, और 93 में जब जनता दल से टिकट मिला तो जीतते ये हार गए। सूर्य प्रताप कलेक्टर थे, 3 बजे तक जय सिंह जीत रहे थे। मैं वहीं था काउंटिंग हॉल में, और अचानक दलवीर सिंह और उनकी पत्नी राजेश नंदिनी काउंटिंग हॉल से निकल के दोनों चले गए कि हम चुनाव हार रहे हैं। और 4:20 में अचानक जिंदाबाद राजेश नंदिनी और दलवीर सिंह कांग्रेस पार्टी। ये एक बहुत बड़ा वो चमत्कार हो गया वहाँ। हमारा नेता कोतमा में है एक जेके जैन, वो उसका डॉक्टर है आयुर्वेद का, लड़ गया डॉक्टर कलेक्टर सूर्य प्रकाश से, हाल में लड़ गया, हाल के अंदर काउंटिंग हॉल में लड़ गया। जुगल किशोर जी नहीं होते तो शायद वो और ज़्यादा लड़ाई कर लेता,
सिर्फ इसलिए कि जानबूझ करके हरवाया गया जयसिंह को 93 में काउंटिंग सिस्टम में। तो जयसिंह मेरे मित्र हैं, उनकी लड़की बना, हमको अपेक्षा था कि जयसिंह जी कुछ मदद करेंगे और विकास होगा, लेकिन वो भी देख लिया हमने, नहीं हुआ। किससे अपेक्षा करेंगे आप? अपेक्षा आदमी सोच, ऐसा है बहुत सारे लोग हैं जिनकी सोच रहती है अच्छे विकास के नाम से हम जाने जाएं। आजकल एक चला है ना विकास पुरुष, चला है ना, हमको भी अच्छा लगता है, कोई हमको भी कह देता विकास पुरुष। हमने भी तो रोड बनाया, पुल बनाया, स्कूल बनाया और तमाम काम किए, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, हम लोगों को लाभ दिया। नहीं तो आप ठेकेदार नहीं बनाए ना। सुनिए ना, लेकिन अगर हमें जिस दिन विकास पुरुष कोई कहेगा तो मैं मानूंगा कि इससे बड़ा और गंदा शब्द मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। काहे का विकास? ये जिसका जितना जिम्मेदारी है, जिसको जहाँ जितना लाभ मिल जाए, अवसर मिल जाए, उस अवसर का लाभ जनता को समर्पित करें, उस अवसर का लाभ जनता को समर्पित करें, उसमें काहे कि विकास पुरुष भाई। और इस क्षेत्र में बहुत पुरानी मांग हमारी घोड़ा सवार केवई नदी में, सबसे ऊपर में एक सारिस्ताल गांव है एकदम नॉर्थ में। सारिस्ताल से 1 किलोमीटर आगे केवई नदी बहती है, उस घाट का नाम है घोड़ा सवार। हमारे घर के लोग पिकनिक वगैरह जाया करते हैं, लेकिन मैं आज तक नहीं देखा। लेकिन सब दिन हमने मांग रखा घोड़ा सवार में बांध बनाया जाए। मैं कह रहा हूँ कि बंगाल में, कलकत्ता में या कहीं भी समुद्र है, बंदरगाह बन गए। क्यों बन गए भाई? इसलिए कि हवाई जहाज, जल वाले जहाज आएंगे, सामान आएगा जाएगा, व्यापार बढ़ेगा। हमारे यहाँ भी तो जिस तरह की नदी है, छोटी नदी है, आप छोटा बांध बना दो, 50 गांव के खेतों में पानी आएगा, 50 गांव के खेतों में पानी आएगा। नहीं, कितनी सरकारें चली गई, मांग करने वाले खत्म हो गए। कोठी लाल शिव कुमार सिंह मजले साहब, उनका प्रमुख मांग था घोड़ा सवार में बांध बना दिया जाए, सिंचाई हो जाए क्षेत्र की जनता। चूँकि वो पुराने इलाकेदार हैं, जनता उन्हीं की थी, 150 गांव उनके के राजा थे वो, तो उनको वो हमेशा सोचते थे कि लोकतंत्र, राजतंत्र में तो हम नहीं कर पाए, लोकतंत्र में तो हो जाए, लेकिन नहीं हुआ, वो मर गए। उनके मुद्दे को हम हमेशा अभी तक उठा के रखे हैं कि अब घोड़ा सवार में बना दो, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये बताइए, आप ही अपने न्यूज़ चैनल से हमें सलाह दीजिए, कैसे होगा इसे आमूल चूल परिवर्तन होगा? आपको संभावना दिखाई दे रही है क्या? ये जो लूट बची हुई टिकट की ना, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अभी लूट बची है, सुनने को मिल रहा है कि सारा खर्चा भी करो, चंदा भी दो, खर्चा भी करो, चंदा भी दो। अब पता नहीं जीत मिलती है कि हार मिलती है। अगर जीत मिल गई तब तो हम सब 3-4 पीढ़ी का कवर कर लेंगे, अगर हार गए तो फिर हम संभाल नहीं पाएंगे। सारा प्रत्याशी इसी सकते में है, प्रकट न करे वो अपनी बात मनसा, लेकिन मैं जानता हूँ अनुभव के आधार पर कि किसके अंदर में क्या विचार, क्या सोच है। तो जब अभी से हमारा वर्क प्लान बना हुआ है कि हम जीतने के बाद क्या करेंगे, तो क्या एक तगाड़ी गिट्टी बिछा देंगे? कभी नहीं हो सकता। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ, देखिए विश्वकर्मा जी, वो समय था जब लोग नारा लगाया करते थे, हम सारी उम्र बिताएंगे भारत पर वारे जाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे, हम भारत पर मारे जाएंगे। और तब नारा लगता था भारत माता की जय। आज कोई काम नहीं, भारत माता की जय क्यों बताना चाहते, ट्रेड बना लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों ने दिया था वंदे मातरम का ये नारा। आज एक ट्रेड बन गया है, एक पार्टी का बन गया है। वंदे मातरम कहो तो समझ जाओ, जय श्री राम कहो तो समझ जाओ। आप सिया राम क्यों नहीं बोलते भाई? सिया जी को क्यों छोड़ देते हो? बिना सीता, कहते हैं पति के बगैर पत्नी के बगैर पति अधूरा है। सिया राम बोलने में क्या दिक्कत है? आप लोगों को उकसाना चाहते हो, चिढ़ाना चाहते हो एक समुदाय को, एक वर्ग को। ये ओछी मानसिकता की राजनीति कब तक चलेगी? ये विकास के बाधक तत्व हैं सब, ऐसे विकास नहीं होने वाला है। मैं
कहता हूँ कि दल के दलदल से निकलो। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कोतवाल विधानसभा की संपूर्ण संस्थाओं के नेताओं को, दल के दलदल से निकलो ऐ क्षेत्र के नेता, दल के दलदल से निकलो ऐ क्षेत्र के नेता। और अमर शहीदों का ये जो बलिदान है, उनके खून से ये रंगा तिरंगा कहता, ये रंगा तिरंगा कहता। देखिए अभी तो फिलहाल जो है, तो क्योंकि जो ये चर्चा हमारी चल रही है, ये धीरे धीरे जो है, इसको मुझे लगता है कि एक पार्ट और मतलब जैसे क्या है कि अभी चुनाव का समय जो है, इसमें मुझे लगता है कि आज से लेकर के और उस समय तक हमें बहुत कुछ बताने की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक सारांश में हम सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं तो जनता को हमारे लिए अगली बार इंतज़ार करना चाहिए कि अगली कड़ी क्या हो सकती है। क्योंकि देखिए अभी तो हमारी सिर्फ उन विषयों पर चर्चा हो रही थी जो आज तक हमने किया और जिन चीज़ों को लेकर के। विश्वकर्मा जी, आज तक अब देखिए कहते हैं ना, अमृत महोत्सव मनाने 75 साल हमने पूरा कर लिया है। अभी हमारी मांग क्या है? बिजली दो, पानी दो, सड़क दो। हम तो इसी में परेशान हैं। अस्पताल वो दो, क्या प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग दो। 75 साल बाद जिस देश की ये मांग हो, अभी बुनियादी मांग, क्या होगा विकास? फिर मैं कहूँगा कि नागार्जुन ने कहा, पावे मदद मजदूर किसान, अब मुँह में सबके हो मुस्कान। जब तक मजदूर और किसान को मदद नहीं मिलेगी, तब तक किसी के चेहरे में मुस्कान की संभावना नहीं दिखाई देती दूर दूर तक। अब मजदूर किसान जिस दिन खुशहाल होगा, ये हिंदुस्तान खुशहाल होगा, नेता खुशहाल होंगे। और नहीं तो इसी तरह से अब 75 क्या 150 वर्ष बाद भी जब अगले जन्म में आएंगे, अगर कहीं गलती से हमारी पूर्व जन्म की याददाश्त रहेगी तो अरे यार हम गरीब रहे, हम तो पहले स्कूल मांगते रहे, अब आज भी स्कूल मांग रहे हैं 150 साल में। ये विडंबना है। लोग छले जा रहे हैं वोट के नाम पर। इससे ज़्यादा बेइज्जती जनता की और क्या हो सकता है कि जो नेता जीत के जाता है बोलता है चुनाव जीतना हमको आता है जी। बोले कैसे? बोले कुछ नहीं, एक पाव शराब दे दो। ये जनता के इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? ये जनता के 1 किलो मुर्गा दे दे, चुनाव वोट दे देगी, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? जनता अपनी इज्जत और सम्मान को समझे। कोतवाल विधानसभा क्षेत्र के सारे जनता को मैं आभारित करता हूं कि एक एक नेता की भाषा को, शैली को समझे। ये वोट मांगने नहीं आते, ये आपको बेइज्जत करने आते हैं। अगर आपके घर में दारू और मुर्गा लेके आते हैं, उनके मुंह में फेंक दो। आप बोलो 20 साल से तुम्हारी सरकार, तुम क्या किए? 5 साल से तुम विधायक थे तो तुम क्या किए? तुम 5 साल सरपंच रहे तो क्या किए? तुम जनपद अध्यक्ष रहे तो क्या किए? तुम जिला पंचायत अध्यक्ष रहे तो क्या किए? तो तुम वार्ड मेंबर रहे तो क्या किए? ये बताओ हमको, तब हम वोट देंगे। अन्यथा तीसरा विकल्प हमारे लिए कोई ज़रूरी है? मैं बताऊं विश्वकर्मा जी, मैं सत्ता में नहीं हूँ, सत्ता से दूर नज़दीक भी नहीं हूँ, और मैं ख्वाब भी नहीं देखता कभी। लेकिन चुनाव से बाहर नहीं जाएंगे हम। हमारा कैंडिडेट रहेगा चुनाव में, हम बराबर चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी रहेगा। हम जीते चाहे हारे, हमारा जनता से ज्वलंत मुद्दों पर सतत हमारा संबंध रहता है, निरंतर संबंध रहता है हमारा। और आज भी मैं बता देता हूँ, मैं घर में बैठे बैठे इस क्षेत्र के लोगों को मदद करता हूँ। चाहे वो थाना हो, चाहे तहसीली हो, चाहे फॉरेस्ट का हो, चाहे कहीं का विवाद हो, किसी तरह का। आप अन्याय नहीं कर सकते। जो मैटर मेरे ध्यान में आ गया है तो आप उसको परेशान नहीं कर सकते। मैं इस पर ध्यान देता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वोट खरीदने वालों को बहुत अहम है, बहुत पैसा है। और पैसा इसी बात का है, पैसा देने वाले जनता का पैसा, जो भी पैसा इस देश में है किसका है? जनता का पैसा है। हमसे एक साबुन खरीदने गए तो टैक्स दे के आए ना, हमारा पैसा है। नौकरी वाले हैं, इनकम टैक्स दिए ना। व्यापारी हैं, इनकम टैक्स दिए ना। ये पैसा सब कहाँ जाता है? देश के विकास में जाता है। अब विकास किसका होता है? किसी व्यक्ति विशेष का विकास होता है, उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। चलिए खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि चर्चाएं हमारी बड़ी लंबी हो रही हैं और मुझे लगता है तो पहली बात देखिए, देखिए क्या होता है कि अगर हम लोग एक बार में ही सारी चीज़ें समाप्त कर देंगे
तो फिर दोबारा बोलने का अवसर नहीं होगा? नहीं, बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको। इस अवसर को जो है, क्योंकि देखिए ये जो चुनावी तर्क वितर्क हमारा चल रहा है, एक सवाल मैं और आपको जवाब दूंगा। आवागमन का साधन नहीं है इस क्षेत्र में, उसका एक रीज़न है कि सड़क भी नहीं है। सीधे लोहसरा से अगर रोड बन जाए और अगर शहडोल से अनूपपुर से कनेक्टिविटी इधर सीधे हम कछौड़ जाते हैं, बहुत नज़दीक है, पक्की सड़क है, तो आवागमन के साधन नहीं है। साधन न होने के कारण सड़क नहीं है, तो ये सब कौन देखेगा? अगर उसके बन जाने से, सड़क बन जाए अगर, तो हम इधर से जुड़ जाएं छत्तीसगढ़ से, इस कल्हारी रोड से जुड़ जाएं छत्तीसगढ़ से। लेकिन दिक्कत वही है कि मनसा नहीं है लोगों का। देखिए क्या है कि वर्तमान में जो है, आप भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कोई भी क्षेत्र छूटा हुआ नहीं है। यहाँ पर आपने कहा त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर, ठीक है, फिर जनप्रतिनिधियों की बात तो आज आपके पास 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, हाँ। सरपंच, नगर पालिका के अध्यक्ष 2, फिर वार्ड मेंबर, 1 विधायक, हाँ, जनपद है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सब आपके पास हैं। अब ये तो इनका विषय है। तो ये सब लोग अगर एक साथ रह करके एक समन्वय बना करके एक मंशा को लेकर के अगर काम करना चाहे विधायक जी, विश्वकर्मा जी, तो ये विकास कोई इनसे बढ़ के फिर विकास नहीं है। अब ये जिस विषय को आपने उठाया, देखिए आपके बगल गांव में ही, हाँ, जिला पंचायत सदस्य हैं, हाँ 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 हैं, हाँ हाँ है। आपका बिजरी नगर वो नगर है जहां अच्छे अच्छे दिग्गज नेताओं का क्षेत्र। खैर ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है तो मैं चाहूँगा कि क्योंकि जब चुनाव का समय होगा तब भी हमें कुछ पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें, ताकि जनता को भी पता चले कि इन्होंने किया क्या है आज तक। और कहीं ना कहीं पर सवाल जवाब के माध्यम से हम इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने किया क्या, और जिसका जवाब इनको शायद देना भी पड़े उस वक्त, क्योंकि चुनावी मोमेंट होगा। और चुनाव के समय पर सीधी सी बात है, चाहे एक पार्षद हो, चाहे एक अध्यक्ष हो, चाहे फिर कोई नेता हो या फिर जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, उसका जवाब देना पड़ेगा। विश्वकर्मा जी मैं बताऊँ, फिर वही बात आई विकास पुरुष, फिर बात आई दिग्गज। अपने आप को दिग्गज लोग क्यों मानते हैं? हमें तो दिग्गज जनता ने बनाया है। इसका जवाब इनको देना है। देखिए ये तो ये हमको जो दिग्गज का एक उपाधि आप दे रहे हो, हमें जनता माने कि ये हमारे नेता है, हमारा काम करते हैं, तब थोड़ा सा हमको संतुष्टि मिलती है। हम गदगद नहीं होते, हमको संतुष्टि मिलती है कि हमने कुछ काम किया इनके लिए। हम उसी में है एकदम, अरे यार हम तो ये कर चाहे वो, ये सब ठीक बातें नहीं हैं। लोगों को जन सेवक के रूप में आते हैं। अब एक क्या है कि मैं आपके सेवक के रूप में, मुझे एक अवसर दीजिए, मैं आपका सेवक के रूप में रहूँगा। चुनाव के समय में ऐसा होता है ना, लेकिन चुनाव जीतते ही जैसे चलेंगे वहाँ से भोपाल से, यहाँ तैयारियाँ सचिव सेक्रेटरी सरपंचों को हो जाएगा कि शैला रथ की तैयारी करना, कर्मा नृत्य की तैयारी करना, मैट बिछवा के रखना, कलश बिछवा के रखना, मांदर बजवाना, नगाड़ा बजवाना, ढोल बैंड बजवाना। अब वो उल्टा स्वागत करिए आप। अब आ गए विधायक जी तो पैर छुए आप उनका, नहीं छुएंगे तो बदला लेंगे आपसे। वो सलाम नहीं किए, हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं किए तो आपसे बदला लेंगे वो। अब चूँकि उस ओहदे में पहुँच गए ना, वो उस ओहदे में पहुंचकर विकास की बात नहीं है, अब व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने की बात है। अब कैसे विकास होगा, ये बातें हैं। अब जनता लालाई है दर्शन को, और ये घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, विकास कैसे होगा? अब जनता क्या चाहती है कि मेरा गरीबी रेखा कार्ड, एक समय था विश्वकर्मा जी हमारे यहाँ, ये बहुत अच्छा लेख आया था अर्थशास्त्री का, कि हमारे यहाँ गरीबी को जो है बड़ा एक गंदा शब्द माना जाता था, अपमानित शब्द होता था। जिस परिवार के साथ भले उसके घर में चूल्हा न जलता हो, लेकिन गरीब बोल दो तो बड़ा अपमानित होता था बेचारा, कि आज मेरे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं लोग। ये वो ज़माना था। और आज ये ज़माना आ गया है कि गरीबी रेखा में नाम जोड़ दो साहब, 5000 रुपये ले लो। यही तरक्की है। मेरे घर में गाड़ियाँ हैं, मेरे घर में ट्रैक्टर है, बुलेट है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, सब है साहब, 5 नहीं 10 ले लो ना, मेरा नाम गरीबी रेखा में जोड़ दो। मैं विश्वकर्मा जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अच्छे बड़े बड़े करोड़पति इस क्षेत्र में गरीबी रेखा में नाम जुड़वा के रखें। और गरीबों के हक पे डाका डालते हैं ये लोग, 5 किलो राशन में डाका डालते हैं। बच्चों के बटता है वो मध्याह्न भोजन, बच्चों के पेट काट कर बच्चों के पेट में डाका डालते हैं ये सब।
और जो बंटन करता है, जो बांटता है, उसका कोई ना कोई है मसीहा ठेकेदार जो कमीशन लेता है। आखिर उसे भी शर्म आनी चाहिए कि उन बच्चे न जो उनको पोषण आहार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये कैसे ऊंचे स्तर के लोग हैं। ये जो भिखमंगे हैं ये ऊंचे स्तर के भिखमंगे हैं, झोली फांद के भीख नहीं मांगते। तो आपका चैनल में चाहूँगा और सफल हो, खूब आप आगे बढ़ें और फिर हमें आप अवसर दें। लेकिन आपका दबाव जितने इंजीनियर हैं RES PWD जनपद के, इनके ऊपर आपका भय होना चाहिए। इनके ऊपर आप भय बना के रखिए। हमारी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी, जैसा पड़ेगी, जो सा आप संकलन करेंगे हम आपको सबमिट करेंगे, हम आपको प्रोड्यूस करेंगे। मैं देखिए ठाकुर साहब, क्या है कि यहाँ पर जो है आप वरिष्ठ नेता भी हैं, और रही बात मेरी तो मैं सिर्फ सवाल जवाब कर सकता हूँ लोगों से। देखिए क्या आज जनता की बात है, तो जहाँ पर विकास कार्यों की बात है या जितना अभी तक किया गया, जैसे आपसे सवाल जवाब चल रहे हैं, मैं हर तरह से मेरा संभव प्रयास ये होता है कि मैं लोगों की बात लोगों तक पहुँच। आपका मदद सिर्फ इतना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आप स्टैंड लगा दीजिए ना, वहाँ किसी का वाइट ले लीजिए ना, किसी का वाइट ले लीजिए, वो भी किया जाएगा। इतना अगर आप कर देंगे ना तो यही तो भय पैदा करना है, और क्या है। क्या उसको बोलना थोड़ी है, कुछ नहीं बोलना आपको। आपका मूल्यांकन का क्या तरीका है, आपका एस्टिमेट कहाँ है, यही तो सब थोड़ा सा वो है। देखिए बहुत लूट मची है मनरेगा में और ये कारों में। थोड़ा सा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप जब इतना सजग हो, निकले हो, तो सब क्षेत्र में आपका ध्यान होना चाहिए। ठेकेदारी व्यवस्था है, मजदूर जो कोल माइंस में हर एक चीज़ के लिए जो है तो हम तत्पर हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि न वाहवाही न छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन देखिए क्या कहीं ना कहीं पर जो है तो हर चीज़ पर अपना हमारा फोकस होता है। आज जैसे मैं सड़कों से निकल करके आ रहा हूँ, या कई सारी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ देखता हूँ, और आज इसी व्यवस्था के खिलाफ जो है तो मेरी लड़ाई है। आज अगर मैं आपसे बैठ करके 1 घंटे का एक इंटरव्यू कर रहा हूँ, तय है कि सिर्फ किसके लिए, उस जनता के लिए चला जा रहा है, भाई उसको भी ये बात समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर देखिए हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। एक ट्रेड यूनियन के नाते एक संदेश देना चाहता हूँ ठेका कामगारों को, मैं जो कोल माइंस में ठेका कामगार, अक्सर आप सुने होंगे कि इनका वेज इनको नहीं दिया जा रहा है। तकिया कलाम भाषा है। कौन खा गया? अधिकारी खा गए, नेता भी शामिल है। हाँ, ठेकेदार भी शामिल है। ठेकेदार, नेता सब शामिल हैं। तकिया कलाम भाषा है ये। मैं आपको एक सही जानकारी, सटीक जानकारी देना चाहता हूँ कि HPC का जो वो है, हाई पावर कमेटी, उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में श्रम मंत्री थे, तो पता नहीं क्या सूझा उनको, हाई पावर कमेटी बना दिया और कमेटी ने कि आप जो निर्णय लोगे वो मान्य होगा। एक तरह से वो ठेकेदारी मजदूरों का एक वेज बोर्ड हो गया, वो उनका तय करते हैं। तो उसमें कुशल, अर्धकुशल और मतलब और उच्च श्रेणी का जो, तो इस क्षेत्र में कोई न अर्धकुशल है और न पूर्ण कुशल है, सब वो है कुशल है। सबको कुशल, अर्धकुशल का ही पेमेंट करते हैं वो। अब उसमें क्या है, 787 रुपया एक दिन का वेज हो गया, 255 रुपया वीडियो हो गया, और 787 का 10% अंडरग्राउंड आप जोड़ दीजिए। ये उनका मूल वेतन जोड़ करके ग्रास पेमेंट हो गया। जितना दिन जिस ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं ये, उतने दिन का हाजिरी का पेमेंट, अब उसमें भी ठेकेदार उनका हाजिरी गायब कर देता है, ये पक्का है। लेकिन जिस दर से हाई पावर कमेटी ने तय किया है, उस दर से वो पेमेंट करता है ठेकेदार। पेमेंट कैसे करता है? बैंक में खाता में जाता है, उसका खाता आपको पूरी तरह से परिचय दे देगा कि मेरे खाते में कितना दिन काम किया, कितना पैसा आया, है ना। अब लोग कहना है कि ठेकेदार देता नहीं है, देता तो है, लेकिन होता क्या है, मजदूर जिम्मेदार है, पैसा निकाल के उसके घर पहुंचा के आता है कि मुझे कल काम से न निकाल दे। एक मजदूर चीन से चाह नहीं बोलता। हम खुलेआम सुनिए, धन, मन, तन, स्टेज, चोंगा, माइक, समय, हम सब एटक अपना लगाते हैं ठेकेदारी मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए। आप जोड़ के देख लीजिए, आपको कहिए तो मैं आपको आसानी से एक दिन मीटिंग बुलाओ, कितने आते हैं।
आते ही नहीं है ना। जब आप मिलेंगे अकेले में तो बोलेंगे हमको पेमेंट नहीं देता, हम मिलेंगे हमको पेमेंट नहीं देता। नहीं, गलत है, पेमेंट होता है इनका, ये निकाल के पैसा उसके घर में देते हैं। चलिए देखिए, और 300 रुपये के हिसाब से अपना लेते हैं। हाई पावर कमेटी का है। और हाँ। जो आज का हिसाब देखिए, अगर हम मैनेजमेंट पर भी जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी है ना। हाँ, अगर हम लेकर के चलेंगे तो शायद चर्चाएं हमारी और लंबी चलेंगी, क्योंकि अभी हम चुनावी को मुद्दों को लेकर के यहाँ पर हैं। और ये जो हाई पावर कमेटी और ये ठेका मजदूरी जो कामगार हैं, इनको लेकर के एक चर्चा हम आपसे भी करेंगे, और आपके जो भी इस सोसाइटी से जुड़े हुए जो लोग हैं। क्योंकि देखिए, आज अनियमितताएं हर जगह पर हैं। आज हम एक नेता नहीं सही चुन पा रहे हैं, एक ठेकेदार जो बाहर से आया हुआ होता है वो हमारा शोषण कर लेता है। चर्चाएं बड़ी लंबी हो जाएंगी, और मैं चाहूँगा कि अब इसके साथ जो है तो मुझे भी थोड़ा सा आप समय दें, और समय दिया आपने इतना पर्याप्त है। और जनता अगर इन सब चीज़ों पर गौर करती है, केयर करती है, हमें देखना होगा हर एक चीज़, क्योंकि आज जनता के ऊपर जो एक सबसे बड़ा लांछन और आरोप लगाया जाता है कि जनता महज कुछ रुपए के लालच में आकर के एक पाव शराब की बात करें, 1 किलो मुर्गा की बात करें, कुछ किलो अनाज की बात करें, तो दे करके कहीं ना कहीं पर वोट बैंक खरीदने का जो काम किया जाता है, तो ये नेताओं को भी शोभा नहीं देता। क्योंकि जनता आपसे मांगने नहीं जाती तो आप बांटने भी मत जाइए। क्या आपके दरवाजे कोई जाता है? खैर, ये सारी चर्चाओं का जो विषय है, हम लगातार जो है तो लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। और विजय सिंह जी से भी जो है तो मैं अलविदा चाहूँगा यहाँ पर से, क्योंकि 2 लाइन में और कहूँगा युवाओं को कोतवा विधानसभा क्षेत्र के आपके चैनल के माध्यम से, युवाओं, तुम लोगों के ऊपर भविष्य, तुम लोग देश के भविष्य हो, अपने आप को मत भूलो। तू जिंदा है तो युवा आप लोगों के लिए है, कोतवा विधानसभा के। तू जिंदा है तो जिंदगी पर यकीन कर, अगर जिंदा है तो ज़िंदगी पर यकीन कर। स्वर्ग है अगर कहीं तो उतार ला ज़मीन पर, उतार ला ज़मीन पर। ये हैसियत युवाओं में है। मैं उन्हें ललकारना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ, आगे बढ़ो, भ्रष्टाचार को नस्तानाबूद करो, अन्याय को, शोषण मुक्त समाज दो, अन्याय को कुचलो, अत्याचारियों को कुचलो। ऐसे भ्रष्टाचारियों को वोटिंग मत करो जिन्हें आप अच्छे से जानते हो, नज़दीक से दूर से। मैं यही संदेश देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका संदेश अच्छा है, लेकिन वो छोटी सी जानकारी जो है, देखिए आज भले युवाओं के लिए मैं 2 शब्द मैं भी कहना चाहूँगा। आपने कहा, बड़ी अच्छा कहा, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ आज के इस दौर में, जिस युवा को उस भविष्य की लड़ाई के लिए इस वर्तमान को लड़ना था, वो आज कहीं झंडे बैनर पकड़ करके किसी न किसी नेता के पीछे घूम रहा है। हकीकत ये है। कहा जाता है युवा देश की पीढ़ी है, युवा देश का भविष्य है। वो युवा आज कहीं ना कहीं किसी नेता का भविष्य है, जो उस नेता का भविष्य बनाता है और खुद का भविष्य गर्त में डालता है। हम एक वोट देते हैं, हमको ये नहीं पता होता कि हम एक वोट दे क्यों गए हैं। खैर चलिए, अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ। कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो कि कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हुए होंगे, नेताओं से जुड़े होंगे, और क्षेत्र के उस विकास कार्यों को लेकर के, जहाँ पर कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर पर्याय बदल चुके हैं, सबका साथ खुद का विकास। फिर चाहे कार्यकर्ताओं का खून चूसना पड़े, या फिर जनता का, या फिर किसी का भी। तो चलिए, इसके साथ मैं विराम देना चाहूँगा। अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।